चलिए आज समझते हैं प्रकृति की एक सबसे शानदार और जरूरी धुन को, नाइट्रोजन चक्र। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आसमान की हवा से शुरू होकर सीधे हमारी थाली तक पहुंचती है। नाइट्रोजन ये सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी का आधार है। हर प्रोटीन में, पौधों के हरे रंग में और हमारे डीएनए के हर एक धागे में नाइट्रोजन मौजूद है। इसके बिना जीवन, जैसा हम जानते हैं, शायद मुमकिन ही नहीं होता। और सबसे मजे की बात क्या है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं ना, उसका 78% हिस्सा यही नाइट्रोजन है। ये हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा यही गैस है। तो फिर पहेली क्या है? अगर नाइट्रोजन हर तरफ है तो पेड़ पौधे और ज्यादातर जीव इसे सीधे हवा से क्यों नहीं ले पाते? आखिर ये इतनी मुश्किल क्यों है? यही सवाल हमें इस पूरे चक्र के केंद्र में ले जाता है। देखिए, समस्या ये है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस बड़ी जिद्दी और स्थिर होती है। इसके दो परमाणु एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा है। तो भले ही हम नाइट्रोजन के समंदर में तैर रहे हों, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जीवन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, सब में नाइट्रोजन है। प्रोटीन जो शरीर बनाते हैं, क्लोरोफिल जो पौधों को कह लीजिए खाना बनाने में मदद करता है, और डीएनए, अरे डीएनए तो जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट ही है। और इन सब के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। और इसी जिद्दी नाइट्रोजन को काम का बनाने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, उसे ही प्रकृति की सबसे सुंदर सिम्फनी कहा गया है। ये एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है जिसमें लाखों करोड़ों अदृश्य कलाकार एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि प्रकृति इस मुश्किल बॉन्ड को तोड़ती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक अदृश्य साझेदारी में। और इस साझेदारी के असली हीरो हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रोब्स। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आसान भाषा में कहें तो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हवा के इस बेकार नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे खाने की तरह इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि अमोनिया। ये सच में प्रकृति का जादू है। और ये काम करने वाले भी कई तरह के हीरो हैं। कुछ बैक्टीरिया तो दाल और फलियों वाले पौधों की जड़ों में ही अपना घर बना लेते हैं। कुछ मिट्टी में आज़ादी से घूमते हुए अपना काम करते रहते हैं। और तो और पानी में उगने वाले कुछ पौधे भी इन मददगार बैक्टीरिया के साथ टीम बनाकर काम करते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। कभी किसी दाल के पौधे की जड़ में जो गांठ होती है ना, उसे काट कर देखा है? वो अंदर से गुलाबी रंग की होती है। और ये होता है लेग हीमोग्लोबिन नाम के एक मॉलिक्यूल की वजह से, जो काफी कुछ हमारे खून के हीमोग्लोबिन जैसा ही है। ये उस एंजाइम को बचाता है जो नाइट्रोजन को तोड़ने का मुश्किल काम करता है। ठीक है, तो एक बार जब नाइट्रोजन मिट्टी में आ गई तो यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब शुरू होती है एक लगातार खींचतान कि नाइट्रोजन पौधों को मिलेगी या मिट्टी में ही बंद हो जाएगी। ये सब दो प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। एक है रिलीज और दूसरा है लॉकअप। सोचिए, जब माइक्रोब्स नाइट्रोजन से भरपूर खाना खाते हैं, जैसे हरी पत्तियां, तो वो जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन पौधों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो कार्बन से भरपूर खाना खाते हैं, जैसे सूखी पराली, तो उसे पचाने के लिए उन्हें मिट्टी से और नाइट्रोजन खींचनी पड़ती है। इससे नाइट्रोजन पौधों के लिए लॉकअप हो जाती है। तो पूरा खेल जो है ना, वो कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात का है। जैसे कि फलियां, वो मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ती हैं क्योंकि उनमें कार्बन कम और नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ चावल की पराली जैसी चीज़ें, वो कुछ समय के लिए नाइट्रोजन को मिट्टी में बांध लेती हैं क्योंकि उनमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो इतनी खूबसूरत सिम्फनी चल रही थी ना, ये हमेशा सुर में नहीं रहती। जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो यही कीमती नाइट्रोजन लीक होने लगती है। और यही रिसाव हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। नाइट्रोजन लीक होने का एक बड़ा रास्ता है नाइट्रिफिकेशन। होता क्या है कि मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्रेट नाम के केमिकल में बदल देते हैं। अब ये जो नाइट्रेट है, ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और बारिश के साथ बहकर हमारे पीने के पानी, मतलब भूजल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर सकता है। और दूसरा रास्ता तब खुलता है जब खेतों में पानी भर जाता है। ऑक्सीजन की कमी में कुछ दूसरे तरह के बैक्टीरिया इसी नाइट्रेट को गैस में बदल देते हैं। और इन्हीं में से एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जो सीधे हवा में उड़ जाती है। और ये कोई मामूली गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे ग्रह को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड से पता है कितना, लगभग 300 गुना ज्यादा पावरफुल है। सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज। और ये हमें एक बहुत बड़े वैश्विक संकट तक ले आता है।
सोच कर देखिए, दुनिया भर में किसान खेतों में जो भी नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं, उसका आधे से भी कम हिस्सा असल में फसलें इस्तेमाल कर पाती हैं। बाकी की आधे से ज्यादा यूं ही बर्बाद हो जाती है, हवा और पानी में मिलकर प्रदूषण फैलाती है। मतलब पैसे की भी बर्बादी और पर्यावरण की भी। तो सवाल ये है कि क्या हम इस बेसुरी होती सिम्फनी को फिर से सुर में ला सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। और समाधान हमारे ही हाथों में है, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के हाथ में उसकी छड़ी होती है। इसके लिए कई स्मार्ट तरीके हैं, जैसे एक साथ सारी खाद डालने के बजाय उसे किश्तों में दिया जा सकता है, ठीक तब जब फसल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। नीम कोटेड यूरिया जैसे तरीके हैं जो नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और कवर फसलें, वो तो मिट्टी को कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाती हैं। और जब इन सभी तरीकों को एक साथ अपनाया जाता है तो नतीजे वाकई कमाल के होते हैं। फसलें 20 से 30% तक ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर पाती हैं और खतरनाक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन 40% तक कम हो सकता है। ये किसान और पर्यावरण दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें प्रकृति से सीखने वाले तरीकों को आज की सटीक टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना होगा। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को एक साथ लाने जैसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, नाइट्रोजन जीवन देने वाला तत्व है। क्या हम इसका इस्तेमाल इतनी समझदारी से कर सकते हैं कि ये हमारे ग्रह को फिर से ऊर्जा दे, ना कि उसे प्रदूषित करे? चुनाव और समाधान दोनों अब हमारे हाथ में हैं।